जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 4 का चैप्टर 7 जो कि पर्यावरण शिक्षा के बारे में है। इसमें पर्यावरण के बारे में सीखना है कि कैसे पर्यावरण शिक्षा लोगों में फैलाया जाए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण पे कोई प्रभाव न पड़े, प्रदूषण कम हो और पर्यावरण और जनजीवन के बीच में एक संतुलन बना रहे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसका महत्व, पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, इसकी क्यों आवश्यकता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो उसको शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर का है, पेपर 4 पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, चैप्टर 7 है पर्यावरण शिक्षा, इसका अर्थ एवं महत्व। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो लोग को हम बता दें, जो लोग को स्टडी मटेरियल चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इस PDF में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको वहाँ पे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सभी चैप्टर वाइज, पेपर वाइज PDF दिया हुआ है। उस PDF के साथ उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकें कि किस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है, किसके बारे में पढ़ना है, और वहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले भी कर सकें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विश्व में ऐसी जनसंख्या का विकास करना है जो संपूर्ण पर्यावरण उसकी समस्याओं के प्रति सजग रहे। मतलब पर्यावरण शिक्षा एक प्रकार का उद्देश्य है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये है कि जनसंख्या का विकास करना, मतलब उसमें जनसंख्या का जो भी विकास हो रहा है वो पर्यावरण की समस्याओं के प्रति सजग रहे। ठीक है, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या जितनी जनसंख्या उस सबको पर्यावरण के प्रति सजगता रहे ताकि पर्यावरण में असंतुलन न बढ़े। ठीक है, तो उसी टाइप की जनसंख्या का विकास करना है। ये नहीं कि ऐसा जनसंख्या विकास हो गया जो पर्यावरण के प्रति कुछ सोच ही नहीं रहा, तो फिर वो शिक्षा का मतलब जो जनसंख्या है, जो भी जीव जंतु हैं, जीव हैं यहाँ पे, उन सबको पर्यावरण के प्रति सजग रहना है। ठीक है, उसका शिक्षा देने का यही अर्थ है। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने की प्रक्रिया है। और पर्यावरण के प्रति चेतना मतलब पर्यावरण के प्रति हमें ऐसा मेंटलिटी विकसित करना है ताकि पर्यावरण में प्रदूषण न फैले, वो सुरक्षित रहे, और उस पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा की क्या परिभाषा दी है? देखिए, यूनेस्को एक संगठन है, तो पर्यावरण शिक्षा के लिए क्या परिभाषा दिया है? ये पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के विभिन्न तत्व, मतलब पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, जितने भी अवयव हैं, वो और मनुष्य दोनों के बीच में पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास करता है। मतलब दोनों के बीच समझने का प्रयास करने का मतलब कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, मनुष्य भी सुरक्षित रहे। ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो मनुष्य सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो मनुष्य हेल्दी रहेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो मनुष्य हमेशा बीमार रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा की क्या आवश्यकता है, कि इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना। और क्या, प्रदूषण मुक्त रहेगा तो इसीलिए पर्यावरण के बारे में सबको जागरूक करना जरूरी है ताकि सब लोग पर्यावरण के महत्व को समझें, उससे जागरूक रहें, ताकि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहे, और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? देखिए, क्यों आवश्यक है, इसके रीजन क्या क्या है। पहला है, पर्यावरण शिक्षा द्वारा जन साधारण में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सजगता विकसित करना है। मतलब पर्यावरण शिक्षा द्वारा जन साधारण में, जन लोगों में, जो भी जनता है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सजगता है। ठीक है, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सजगता विकसित करना है। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण
पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, परिणामों तथा रोकथाम, मतलब पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण है, उस कारण का जो परिणाम है और उसकी रोकथाम, सबके नियंत्रण का उपाय लोगों को बताना है, ज्ञान कराने के लिए, मतलब लोगों को बताने के लिए कि लोग ये जान जाए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए और उसके प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के प्रदूषित होने से क्या क्या हानियाँ हैं। अच्छा, लोगों को ये भी बताना है पर्यावरण शिक्षा में कि इससे प्रदूषित होने से क्या क्या हानि हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। देखिए इसका क्या क्या महत्व है। पहला है अज्ञान व अशिक्षा से ग्रसित व्यक्ति पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता। देखिए जिसके पास ज्ञान नहीं है, अशिक्षा है, वो अपने मर्जी से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो उनको जो अशिक्षित है या छोटे हैं या बूढ़े हैं या किसी भी एज के हैं, सबको पर्यावरण शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पर्यावरण में रहना है, सबको शुद्ध हवा चाहिए, तो उनको ये शिक्षा होना चाहिए। भले उनको पढ़ने लिखने नहीं आए, लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए कि पर्यावरण में यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाएं, इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा और हम ही लोगों को तकलीफ होगा, ठीक है। जो वहाँ आसपास रहेगा, जो वहाँ समाज है, उन्हीं समाज को ज़्यादा परेशानी होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने व उसे नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, तो सबको पर्यावरण का शिक्षा आवश्यक है। सब लोग शिक्षित रहेंगे, जानकार रहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे करने से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और ऐसे ऐसे करने से पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो शिक्षित होने से वो लोग पर्यावरण उसके प्रति सजग रहेंगे और उस टाइप से प्रदूषण नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है वन, वृक्ष, पहाड़, नदी इत्यादि का हमारे जीवन में महत्व पर्यावरण शिक्षा स्पष्ट करती है। देखिए इसमें क्या है, वन जो है, वृक्ष है, पहाड़ है, नदी है, ये सब क्या है हमारे जीवन में, इन सब का बहुत महत्व है। तो इन सबको भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पर्यावरण शिक्षा से ही हम लोग को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को महत्व रखना, मतलब इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना जरूरी है। नदी का पानी गंदा हो जा रहा है, गंदा होगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर हम लोग मतलब नदी का पानी यूज नहीं कर पाएंगे, प्रदूषित हो जाएगा, खेतों में डालेंगे, खेत में भी प्रदूषण आ जाएगा, ठीक है। ये सबको सुरक्षित रखना है, ये सब इसीलिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति क्या होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, देखिए क्या क्या प्रकृति है। यह किसी आयु वर्ग विशेष के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्यावरण शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है, बूढ़ों के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है। तो यह किसी आयु वर्ग विशेष के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा बालक से वृद्ध सभी के लिए, ठीक, बालक हो या वृद्ध हो, सबके लिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा शिक्षित और अशिक्षित ने, जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, कामकाजी गैर कामकाजी, मतलब जो काम करने वाले रोजगार वाले लोग हैं, जो बेरोजगार वाले हैं, उनके, स्त्री तथा पुरुष, सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। मतलब किसी टाइप के कोई भी मनुष्य, सबके लिए पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है, ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा को हम एक अलग विषय के रूप में या अन्य विषय से संबंधित करके पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, पर्यावरण को एक अलग सब्जेक्ट, जैसे अभी हम लोग में देखिए एक सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर में, जनसंख्या एवं पर्यावरण। देखिए किसी एक विषय के साथ अटैच करके पढ़ाया जा रहा है, जनसंख्या भी है, इसमें पर्यावरण भी पढ़ना है। कहीं कहीं ऐसा भी पाठ्यक्रम चलाया जा सकता है जो पर्यावरण के लिए केवल अलग, पर्यावरण ही केवल रहे उसमें, ठीक है। तो या तो इसका एक अलग सब्जेक्ट हो या किसी सब्जेक्ट के साथ संबद्ध करके पर्यावरण शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा मानव शिक्षा से सीधा संबंध है, मानव जीवन से सीधा संबंध है, ठीक है। मैंने जो पर्यावरण शिक्षा है वो मानव जीवन से डायरेक्ट संबंध रखता है। डायरेक्ट मतलब पर्यावरण गड़बड़, मानव जीवन खतरे में, ठीक है। अतः इसे जीवन से संबंधित करके पढ़ाना उपयोग है, मतलब इसे जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसे बताएं कि पर्यावरण गंदा होगा तो हम लोग भी बीमार रहेंगे और ज़्यादा ही प्रदूषण हो जाएगा तो हम लोग मतलब विनाश के कगार पे आ जाएंगे, तो ज़्यादा दिमाग में समझ में आएगा कि अरे ये तो विनाश हो जाएगा, इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बच के रहो, पर्यावरण को सुरक्षित रखो, ठीक है। तो हमको जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है, और देखा जाए तो पर्यावरण डायरेक्ट जीवन से ही संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण डायरेक्ट जीवन से ही संबंधित है। अगर पर्यावरण गंदा हो गया तो समझ लीजिए कि जीवन खतरे में है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या है। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र,
देखिए क्या क्या है। जैविक घटक, मतलब जैविक घटक के बारे में पढ़ाना है। जैविक घटक का मतलब जीवधारियों का अध्ययन, जितने भी जीवधारी हैं पर्यावरण में उन सबका अध्ययन। दूसरा है भौतिक घटक। भौतिक घटक के बारे में बताना है, मतलब नदी, मिट्टी, स्थल, जलाशय, ये सब जो चीज़ें हैं भौतिक चीज़ें, इनके बारे में, इन सबको बारे में पढ़ाना है। फिर अगला है मानव क्रियाएं, जैसे जो भी मानव क्रिया करता है यहाँ पे, जैसे कृषि, सिंचाई, कुटीर, उद्योग धंधा, ये सब जो क्रिया है ये सब भी पढ़ाना पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में आएगा। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण भी पर्यावरण के क्षेत्र में आएगा कि हम कैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, जैसे उर्वरक का प्रयोग, संसाधनों की कमी, ऊर्जा संकट, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादि। ठीक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, तो वो भी, उसके बारे में भी पढ़ाना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन भी पढ़ाना जरूरी है, ये भी उसके क्षेत्र में आना चाहिए। क्या पर्यावरण प्रबंधन में प्रदूषण नियंत्रण, कैसे प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे, तो उनका उपाय बताना, स्वच्छता इत्यादि को बताना, कैसे हम स्वच्छ रहें, कैसे चीज़ों को स्वच्छ रखें, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखें। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ाना जरूरी है, ये भी उसके क्षेत्र में है। आपदा प्रबंधन बिल्कुल जरूरी है, ये भी आपदा प्रबंधन भी पर्यावरण से जुड़ा है, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, महामारी, ये सब आ रहा है ना, पर्यावरण के ही असंतुलन से आ रहा है। बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो ये सब चीज़ों को भी बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब इनके फील्ड है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। पर्यावरण अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है। देखिए पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है। नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के बारे में स्पष्ट जानकारी का विकास करना। ठीक है, नगर तथा कहीं भी रहिए, पर्यावरण तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा मतलब बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के लिए वांछनीय ज्ञान देना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को वांछनीय ज्ञान देना, ये भी पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। जितने लोग हैं सबको पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के प्रति समूह और समाज में नए व्यवहारिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। ठीक है, पर्यावरण के प्रति समूह मतलब समूह और समाज, जो भी मतलब कम्युनिटी है या जो भी अपना सोसाइटी है, उन सब में इसके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, मतलब सबको जागरूक करना, जितने भी लोग हैं समाज में, परिवार में, सबको जागरूक करना। ठीक है, कि भाई पर्यावरण बचा के रखने से हम लोग भी बचे रहेंगे, तो ये सब उसके लक्ष्य हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या है। पहला उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करना। बिल्कुल जागरूक रहेंगे लोग तो सुरक्षित रहेंगे, सब चीज़ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जागरूक रहेंगे तो अपने आप सजग रहेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे। दूसरा है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा उपाय। ये पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान बताना, समाधान करना, और उसका उपाय बताना कि कैसे समाधान किया जा सकता है। ठीक है, या ऐसे पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है तो हम इस चीज़ को किस तरीके से करें कि पर्यावरण का प्रदूषण कम हो। जैसे कि हम लोग पॉलीथीन बैग यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन बैग का एक सब्स्टिट्यूट है कि भाई हम पॉलीथीन बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े का थैला यूज कर सकते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और उसका हम लोग का काम भी हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न घटकों का ज्ञान प्रदान करना। जो पर्यावरण संबंधित जितने भी घटक हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना, सबको ज्ञान देना कि भाई ऐसे ऐसे करने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, इसी चीज़ को हम इस अलग तरीके से करें तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने खुद की जानकारी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिए, छोड़कर बीच में मत जाइए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। ठीक है। अगला पॉइंट है समाज में पर्यावरण के प्रति, अच्छा ये हो गया सकारात्मक भावना विकास करना। सकारात्मक भावना का मतलब पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, पर्यावरण को सबके माइंड में ही होना चाहिए, पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है। ठीक है, पॉजिटिविटी फैलाना पर्यावरण के संबंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत क्या क्या है। देखिए पर्यावरण शिक्षा के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, पहला है पर्यावरण शिक्षण को पुरानी स्थिति के अवलोकन करते समय, जैसे पुरानी आज के पहले क्या क्या हो रहा है पर्यावरण में, उन सब चीज़ों का अवलोकन करते हुए
वर्तमान तथा संभावित मतलब भविष्य में पर्यावरण स्थिति को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी ये आवश्यक सिद्धांत है, निर्देश है। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत के मतलब पहले क्या क्या हम लोग गलती कर चुके हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वर्तमान और भविष्य की स्थिति को हमें ध्यान देना है कि ऐसी गलती ना करें, ताकि हमारा आगे से अब से पर्यावरण सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है कोई भी योजना बनाते समय पर्यावरण पहलू पर विचार करना चाहिए। और कोई भी योजना बने, किसी तरह का योजना बनाइए, उसमें पर्यावरण का एक पहलू रखिए, उस पर विचार करिए। जैसे कोई योजना बना रहे कि हमें इंडस्ट्री लगाना है, तो इंडस्ट्री लगाने के साथ साथ उसमें एक पर्यावरण के बारे में भी विचार करना कि पर्यावरण को कितना प्रदूषित करेगा, उस प्रदूषण को हम कैसे कम कर दें, उस पहलू पे ध्यान देना है कि कैसे हम प्रदूषण कम करें, या प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए हम और क्या क्या कर दें कि उस प्रदूषण का प्रभाव हमारे पर्यावरण पे नहीं के बराबर पड़े। ठीक है, तो कोई भी योजना बनाइए तो उसमें पर्यावरण का एक पहलू रखिए, उस पर विचार करिए कि ये पर्यावरण के प्रति संतुलित है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, और पहला सिद्धांत क्या था कि पुरानी स्थिति का अवलोकन करके पहले जो गलती हुआ है वो गलती को दोहराना नहीं है, ताकि आगे भविष्य में हम लोग अच्छे से सुरक्षित रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या क्या है। देखिए इसका विषय वस्तु क्या है। पहला है पर्यावरण का अर्थ, मतलब पर्यावरण का अर्थ सबको मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण है क्या चीज़। ठीक है, दूसरा है प्रकृति संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण। ठीक, इसको पर्यावरण का अर्थ मालूम हो गया, फिर इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याएं, पर्यावरण से जो प्रदूषण हो रहा है उससे क्या क्या समस्या हो रहा है। ठीक है, ये भी उसके विषय वस्तु में मतलब ये इसके बारे में भी सब कुछ सजग रहना चाहिए। और अगला है विविध, विविध का मतलब पर्यावरण संबंधित जो जो कानून बना हुआ है उस कानून पर कितना अमल है, कितना वो कानून कारगर है, क्या उसमें सुधार होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण के शिक्षा का विषय वस्तु, इस सब चीज़ों पे हम लोग को पढ़ना है, इस सब चीज़ों पे ज्ञान देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 12, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम मतलब अगर इसको कोर्स में शामिल किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए पहला है पूर्व प्राथमिक स्तर, मतलब छोटे लेवल पे क्या है शिक्षा में, पर्यावरण शिक्षा में हमको बताना है कि घर परिवार पड़ोस गांव मोहल्ला विद्यालय इस सब में आदि का पर्यावरण कैसा है, कि घर का पर्यावरण कैसा है, स्कूल का पर्यावरण कैसा है, शहर का कैसा है, गांव का कैसा है। तो ये सब चीज़ों को छोटे स्तर पे बताया जाता है, छोटे स्तर के बच्चों को। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। ठीक है, प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक। फिर जो उससे बड़े बच्चे आ गए, अगर उससे बड़े बच्चे जैसे माध्यमिक स्तर के बच्चे आ गए, तो उनको बताना है भोजन, जल, वायु, भूमि, स्थानीय समाज, ये सब के बारे में बताना है कि ये सब चीज़ें क्या है, कैसे इनको कैसे सुरक्षित रखना है। ठीक है, फिर उच्च स्तर के बच्चे जो हैं, जो और बड़े लेवल के बच्चे हैं उच्च स्तर पे, इनको बताना है कि प्रदूषण, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण रोकने के उपाय, ऊर्जा संकट, पर्यावरण कानून, जनसंख्या विस्फोट, ये सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो ये अलग अलग लेवल है, इन सब लेवल के बारे में ऐसे, यानी कि सबको सब चीज़ बता रहे नहीं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा नीचे का लेवल का बताए, उससे बड़े बच्चों को थोड़ा सा उससे बड़ा अच्छा चीज़ बताए, और भी बड़े बच्चों को फिर प्रदूषण और इससे बचने के उपाय, मतलब लेवल बाई लेवल पर करने से उनको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण का असंतुलन किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। देखिए पर्यावरण में असंतुलन किन कारणों से उत्पन्न होता है। देखिए पहला है निरंतर बढ़ती जनसंख्या। देखिए बढ़ती जनसंख्या तो हमेशा नुकसानदायक ही है, तो जनसंख्या हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो बढ़ती जनसंख्या से क्या होगा, वो लोग जितना ही ज़्यादा जनसंख्या होगा वो लोग प्राकृतिक संसाधन का उतना ही ज़्यादा यूज करेंगे, और जितना ही प्राकृतिक संसाधन यूज करेंगे उतना ही पर्यावरण में असंतुलन होगा। ठीक है, तो असंतुलन के उपाय यही है, जैसे मान लीजिए अभी 100 करोड़ की आबादी, मान लीजिए भारत की अभी मान लीजिए 100 करोड़ की आबादी है, उतने लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। मान लीजिए 50 करोड़ की आबादी रहती तो 50 करोड़ ही लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की का परसेंटेज बढ़ता, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का रेशियो मेंटेन रहता है। ठीक है, और उतना ही कम घर की ज़रूरत पड़ती, अगर जनसंख्या कम है तो घर वनों की कटाई नहीं होती, तो हर चीज़ संतुलित रहता है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ने से हर चीज़ बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई बढ़ रही है। जैसे जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, ज़्यादा गाड़ी यूज करेंगे, तो सब गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या का केवल और केवल नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो जनसंख्या कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है।
अगला है औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों से निकलने वाले धुआं और अपशिष्ट पदार्थों का अनियंत्रित निकास। मतलब पर्यावरण असंतुलन का भी एक कारण है। जो औद्योगिक क्रांति हुई जिसमें बहुत सारे उद्योग धंधे खुले, वो तो सही रहा, लोगों को अच्छा रोजगार मिला, चीज़ें मिलने लगी सस्ते दामों में, उद्योगों से बन के आने लगी चीज़ें, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, उनका जो धुआं निकल रहा, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा, वो सब क्या है, उनका भी नियंत्रित होना चाहिए। इसमें क्या अनियंत्रित निकास है, जिसको मर्जी जहाँ धुआं छोड़ दिया, ठीक है, कहीं भी अपना लगाया फैक्ट्री, धुआं ऊपर छोड़। धुएं को भी फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर होने के बाद नुकसानदायक चीज़ें उसमें से फिल्टर करके निकाल के उसको कहीं ना कहीं डंप कर दीजिए, ऐसे जगह पर रख दीजिए जहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचाए, और स्वच्छ मतलब जो धुआं है, जो प्रदूषण मुक्त धुआं, उसको छोड़ सकते हैं वातावरण में, ठीक है। या उससे जो निकलने वाले लिक्विड या सॉलिड टाइप के जो अपशिष्ट हैं, उनको भी नियंत्रित करके निकालना है, उनको भी वो फिल्टर करके ही छोड़ना है नदियों में या कहीं भी छोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अनियंत्रित होने की वजह से पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है कि किसको जो मर्जी अपना इंडस्ट्री लगा और धुआं चाहे जहरीला है कैसा भी है छोड़ते रहे वातावरण में, तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा, असंतुलन होगा। अगला पॉइंट है प्राकृतिक नियमों की अवहेलना और उपेक्षा। जो भी प्राकृतिक नियम है उसकी अवहेलना और ये उपेक्षा, और ये पेड़ों की कटाई कर रहे हैं सब। तो सब प्राकृतिक नियम में थोड़ी है कि पेड़ों की कटाई करना है, जितने पेड़ पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है। देखिए, भारत सरकार स्कूली बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के लिए कुछ कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। उस कार्यक्रम का नाम है पर्यावरणीय अनुस्थापन कार्यक्रम। पर्यावरणीय अनुस्थापन कार्यक्रम, ये भारत सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को पर्यावरण के प्रति सजग रहने के लिए चलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम आता है, इसका अगला क्वेश्चन यही है, पर्यावरण अनुस्थापन में कितने कार्यक्रम है। तो इसमें बहुत सारा कार्यक्रम आता है, हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्यक्रम का नाम दे रहे हैं। जैसे विद्यालय में नर्सरी कार्य। नर्सरी का मतलब ये नहीं कि नर्सरी और ये LKG UKG बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी का मतलब हो गया कि जहाँ पे पौधाशाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं पौधाशाला, वहाँ छोटा छोटा पौधाशाला होना चाहिए जहाँ छोटे बीज से पौधों को उगाया जाए या छोटा छोटा पौधा को ऐसे रखा जाए, उस पौधों को निकाल के स्कूल के अन्य जगहों पे जाके लगा दिया जाए, ठीक है। जब पौधा एक साइज का हो जाए, थोड़ा सा सुरक्षित रहने लायक हो जाए, तो उसको फिर दूसरे जगह स्कूल के अन्य जगहों पे जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे लगाया जाए। विद्यालय में नर्सरी कार्य होना चाहिए। नर्सरी कार्य मतलब बीजों से पौधों को तैयार करना, फिर उस पौधों की रोपाई जहाँ पे जरूरत हो वहाँ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है छात्र का प्रकृति भ्रमण। छात्रों को प्रकृति के बारे में घुमाइए, बताइए कि देखिए क्या है प्रकृति, क्या है नेचर, क्या है उसको समझिए, उसके बिना हम लोग का जीवन कैसे अधूरा है, ये सब चीज़ों को बताना है। अगला पॉइंट है गांव का पर्यावरण का अध्ययन। गांव में कैसा पर्यावरण है उसके बारे में बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट है नगरों के पर्यावरण का अध्ययन, और नगरों में कैसा पर्यावरण है उसको भी बताना है। तभी तो कंपेयर कर पाएंगे गांव और नगर में क्या डिफरेंस है, और वहाँ क्या दोनों में पर्यावरण के बीच में क्या असंतुलन है, क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों की जगह के पर्यावरण में, और वो डिफरेंस क्यों आया, इस जानेंगे तभी तो सोचेंगे कि क्यों आया, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। फिर विभिन्न पर्यावरण प्रकृति विकृतियों का अध्ययन, और विभिन्न पर्यावरण जो अलग अलग पर्यावरण की विकृतियाँ हैं उसके बारे में बताना। पाठ्यक्रम निर्माण है तो गोष्ठी इत्यादि करना, ठीक है। मतलब कई लोग मिल के बात करके विचार करके अपना आपस में राय करके कौन से पाठ्यक्रम को कैसे चलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके कार्यक्रम है, तो वो लोग उस कार्यक्रम के ये सब पार्ट है, ठीक है। कौन से पर्यावरण अनुस्थापन कार्यक्रम का ये सब कार्यक्रम आता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय गतिविधियां क्या क्या है। गतिविधियां देखिए क्या क्या है। पहला है प्राकृतिक संरक्षण कार्य, न प्रकृति को संरक्षित रखना है, ठीक है। उसके लिए जो भी कार्य हो बच्चों को बताना है, समझाना है। दूसरा है पर्यावरण का अध्ययन, फिर पर्यावरण का अध्ययन भी करना है, मतलब प्रकृति को संरक्षित रखना है, बचाना है, प्रकृति को कैसे बचाया जा सकता है, सब चीज़ों के सारे पहलुओं पे बताना है, ठीक है। फिर उसके बारे में अध्ययन करना है पर्यावरण के बारे में, ठीक है। अगला है पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम। जन जागृति करना है, मैंने लोगों को इसके बारे में बताना है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सुरक्षित रहने से क्या फ़ायदे हैं, नहीं सुरक्षित रखने से क्या नुकसान है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है पर्यावरण के विचार विनिमय और विचार का विनिमय, कि लोगों का क्या सोचना है पर्यावरण के प्रति और हम क्या बताने जा रहे हैं। तो
उस हिसाब से हमको आकलन करना होगा कि भाई उनको हमें कितना चीज़ें, कितनी डीपली जानकारी उनको देना है। ठीक है, उनके पहले बातों को भी जानना है, अपने बातों को बताना है और उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। भाई वो लोग भी पर्यावरण में रह रहे हैं, उनकी भी कुछ भाई ज़रूरतें हैं, तो चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए गाँव में देखे होंगे शाम को धुआं किया जाता है जानवरों के लिए कि उनको मच्छर ना काटे। भाई धुआं हो रहा है तो एक तो फ़ायदा हो रहा है उनको कि भाई मच्छर नहीं काट रहा है उनके जानवरों को, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी प्रदूषण हो रहा है। तो भाई वो तो यही कहेंगे कि भाई फिर हम मच्छर से कटवाएं पर्यावरण के चक्कर में। तो पर्यावरण की शिक्षा को इस हिसाब से देना है कि उनका जो नीड है, काम है, वो पूरा हो जाए और पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। ठीक है, ये नहीं कि उन चीज़ों को एकदम से डिनाई कर देना है कि नहीं आपने पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है, आप ऐसे मत करिए, चाहे बाकी काम आपका हो या ना होना। उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है कि आपका भी काम होता रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। मैंने पर्यावरण को सुरक्षित रहते हुए भी काम को करना, ये सब चीज़ों के बारे में बताना है, उनके साथ विचार विमर्श करना है, विनिमय करना है, विचारों का विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो ये सब गतिविधियाँ हैं। अगला पॉइंट है क्वेश्चन 17, प्राकृतिक संरक्षण कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं। देखिए प्रकृति को संरक्षित रखना है तो इसमें क्या क्या करेंगे तो प्राकृतिक संरक्षित रहेगा। ठीक है, देखिए पहला है पौधारोपण। बिल्कुल पौधारोपण करेंगे तो प्राकृतिक संरक्षित क्या, बहुत ही संरक्षित रहेगा। हर काम फिर सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। हर पौधारोपण कर रहे हैं या वनों का रोपण कर रहे हैं, वनों का रोपण मैंने कई एकड़ में पौधा लगा दिए तो वन बन गया, तो वही हो गया वन का रोपण। ठीक है, जलाशयों की सफाई, जो जलाशय है उसकी सफाई निरंतर होते रहनी चाहिए। जंगल की सुरक्षा, भाई जंगल की सुरक्षा होनी चाहिए, मतलब उसमें से कोई पेड़ न काटे, वो सुरक्षित रहे। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्रकृति से हमें मिल रहा है उसको संरक्षित रखना, मतलब उसको वेस्ट न होने देना। ठीक है, उन सबको वेस्ट न होने देना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन में कौन कौन कार्य आते हैं। पर्यावरण के अध्ययन में कौन कौन से कार्य आते हैं। देखिए पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। शोध प्रोजेक्ट, मतलब रिसर्च करना है किसके, पर्यावरण के बारे में। अभी हम बताएंगे पर्यावरण शोध का कौन कौन सा मुद्दा हो सकता है, किस बारे में रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि ये रिसर्च करना है कि पौधा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब पर्यावरण से संबंधित रिसर्च करना है कि कैसे हम चीज़ों को, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है शोध करने का। ठीक है, अगला है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान करना, फिर पारिस्थितिकी स्थिति प्रतिवेदन। ठीक है, ये भी बताएंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये सब अध्ययन के कार्य है, मतलब इन सब चीज़ों पे अध्ययन जरूरी है, इन सब चीज़ों पे अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट है। अगला है पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम में क्या आता है। देखिए पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम, जन जन को, जितने भी लोग हैं उनको जागृत करना है पर्यावरण के प्रति, उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक रखना है। तो क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए, तो पारिस्थितिकी विकास शिविर लगना चाहिए, लोगों को उसमें बताना चाहिए कि यहाँ जैसे कैंप लगता है ना, उस कैंप लगा दिया, वहाँ पे पर्यावरण के बारे में बैनर पोस्टर लगाए, लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे करने से पर्यावरण सुरक्षित है, बचाया जा सकता है अपने पर्यावरण को, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे कि भाई कोई काम है आप इस तरीके से अभी कर रहे थे, आप उस काम को इस तरीके करेंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा और काम हो भी जाएगा, सुरक्षित रहेंगे हम लोग। फिर फिल्म शो, छोटे छोटे फिल्म बनाकर पर्यावरण को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे फिल्म बनाकर लोगों को दिखाया जाए। प्रदर्शनी करके, प्रदर्शनी लगा के, जैसे आप देखेंगे एग्जीबिशन वगैरह लगता है, अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं, अलग अलग उसमें टॉपिक वाइज है, वहाँ पे बैनर पोस्टर और वहाँ पे जानकारी देने के लिए लोग रहते हैं। आप जाके वहाँ प्रदर्शनी देख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का प्रदर्शनी लगा है, जैसे वाटर को हम कैसे संरक्षित रह सकते हैं, वेस्ट करने से कैसे बचा सकते हैं, पानी को हम फिर मतलब उसका साइकिल ऐसा कैसे क्या करेंगे हमें पानी संरक्षित रहे, हमारे लिए पानी का संकट भविष्य में ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ों, ये सब जो कार्यक्रम है उससे आप जन जागृत लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, पर्यावरण या विचार विनिमय में क्या आता है। पर्यावरण या विचार विनिमय, देखिए इसमें क्या है, सेमिनार। विचार विनिमय मतलब हम कुछ कहें आप कुछ कहें, दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होना, उसको बोलते हैं विनिमय। विचार विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। अब विचार विनिमय में हम अपना विचार दिए, आप अपना विचार दिए, दोनों के बीच अपना विचार साझा किए, उन दोनों के विचारों से जो भी मतलब निष्कर्ष निकले, फिर उसके बारे में काम करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, विचार विमर्श करने के लिए क्या है, पहला चीज़ सेमिनार होना चाहिए। सेमिनार मतलब मीटिंग, कई लोग एक साथ बैठ कर मीटिंग करेंगे, उसी को सेमिनार बोलते हैं। कार्यगोष्ठी, गोष्ठी भी एक तरह से मीटिंग ही है।
ठीक है। तो विचार का आदान प्रदान तो वही होगा, मीटिंग होगा, गोष्ठी होगा तभी, ठीक है। विचार गोष्ठी करें, वैचारिक आदान प्रदान, मतलब सबका मतलब वही है कि एक जगह कई लोग मिलके आपस में इस चीज़ों का डिस्कस करें और डिस्कस करके फिर जो भी निष्कर्ष निकले फिर उस निष्कर्ष पे काम हो, ठीक है। इसमें लोग अपने अपने विचार बताएंगे कि भाई इस काम को ऐसे किया जाए तो पर्यावरण को कम प्रदूषण होगा। उसमें दूसरा व्यक्ति भी अपना विचार बताएगा कि अरे इससे अच्छा तो ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हमको ज़्यादा फायदा भी होगा। तो ये सब चीज़ें विचार विमर्श में करने से फायदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21, शोध प्रोजेक्ट के क्या क्या अंग हैं। देखिए शोध प्रोजेक्ट जो रिसर्च का काम है उसमें क्या क्या अंग है। तो अंग ये है, पहला तो समस्या कि किस समस्या पे हमें शोध करना है, या विषय, समस्या या विषय, किस विषय किस टॉपिक पे हमें शोध करना है, ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा है उसका शोध करना, उस टॉपिक पे शोध करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक, जैसे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है तो प्रदूषण बढ़ रहा है तो एक टॉपिक हो गया कि भाई प्रदूषण बढ़ रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमें पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना है, इस हिसाब से रिसर्च करना है, ठीक है। दूसरा है परिसीमन करना, प्रतिदर्श करना, फिर कार्यविधि करना, ठीक है। ये सब चीज़ें शोध करने का स्टेप बाय स्टेप कार्य है, ठीक है। कैसे कैसे हम चीज़ों पे शोध मैंने चीज़ों में करें ऐसा बदलाव कि वो काम भी हो और प्रदूषण भी ना हो, ठीक है। मतलब ये एक उदाहरण है, ऐसे कई शोध करने का टॉपिक हो सकता है। फिर सूचनाओं का संकलन, जितने भी सूचना है उसको इकट्ठा किया, फिर उस सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना, फिर निष्कर्ष के आधार पर सुझाव देना, फिर आगे शोध की संभावना, फिर उसमें ये भी देना कि भाई इसके और आगे शोध कर सकता है, भाई हम अपने हिसाब से तो इतना तक किए, ये निष्कर्ष पे पहुंचे, अगर इसके आगे कोई और शोध कर सकता है तो आप अपना सुझाव दीजिए। फिर शोध निष्कर्ष पर अन्य बुद्धिजीवियों से विचार, और जो निष्कर्ष निकला उस सभी को दिखाएंगे कि भाई हमने ये निष्कर्ष निकाला, आप लोग अपना विचार दीजिए कि ये क्या है, कैसा है, विचार विमर्श करना, ठीक है। आज देखिए आगे क्वेश्चन हो कि नहीं 5 शोध प्रोजेक्ट का नाम बताइए, मतलब ऐसा शोध प्रोजेक्ट कैसा, पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है रिसर्च टॉपिक। देखिए पहला है कीटनाशी फैक्ट्री से जन सामान्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। कि कीटनाशक तो फायदेमंद चीज़ तो नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, कि खेतों में कीटनाशक की दवाई छिड़काव करने से कीट पतंगे जो खेतों को अनाजों को नुकसान करते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो कीटनाशक है, मतलब कीट को नाश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक उसमें पॉइजन होगा तभी कीट मर रहे हैं, और वो पॉइजन कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आएगा उससे, जहाँ पे छिड़काव किए हैं उसके माध्यम से। जैसे मान लीजिए गोभी की फसल, गोभी की पे हम छिड़काव करते हैं, अब गोभी हम खाएंगे तो हमारे अंदर वो कीटनाशक तो आएगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव होगा। तो इसमें शोध का काम ये होना चाहिए कि कीटनाशक फैक्ट्री तो भाई वो भी काम का चीज़ है, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये भी दुष्प्रभाव न पड़े, तो ऐसे चीज़ों पे रिसर्च करना है कि हम कौन सा ऐसा फार्मूला निकालें कि हमारा कीटनाशक का काम भी हो जाए और उसका दुष्प्रभाव भी न पड़े, ठीक है। ये चीज़ है, ये सब शोध करने से ही पता चलेगा ना। अभी तक किसी ने शोध किया कि भाई खेतों में कीटों को मारना है तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दीजिए, ठीक है, वो शोध कर दिए। लेकिन अब इसके आगे ये शोध होना चाहिए कि भाई कीटनाशक दवाई छिड़काव करने से कीट तो मर गए, लेकिन वो कीटनाशक दवाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर आ रहा है तो वो हमारे लिए नुकसान कर रहा है, तो उसको अब हम कैसे रिमूव करें, ठीक है। तो इस पर रिसर्च करने से ही पता लगेगा। अगला जैसे सीमेंट उद्योग में श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्या। जैसे कि सीमेंट क्या है, कहीं भी पानी मिलता है जम जाएगा तो फिर वो दोबारा वापस से पहले जैसा नहीं होगा, ठीक है। सीमेंट जैसे पाउडर है, पानी के साथ जम गया तो फिर कितना भी सुखाएंगे फिर वो पाउडर नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं सीमेंट प्लांट में इधर उधर सीमेंट का डस्ट उड़ते रहता है। अगर आप लोग सीमेंट प्लांट देखे होंगे, नहीं होगा तो गूगल पे यूट्यूब में देख लीजिएगा सर्च करके, कितना भी आप क्लियर कर दीजिए, पैकिंग रखिए, कहीं ना कहीं वो सीमेंट का डस्ट वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ डस्ट उड़ता रहेगा इधर उधर, और वो डस्ट कहीं ना कहीं सांस से अंदर जाएगा। अगर सीमेंट सांस के सहारे अंदर जा रहा है, जैसे मान लीजिए फेफड़े में जा रहा है, नाकों में जा रहा है, तो यहाँ तो अंदर लिक्विड है ही, उससे कहीं ना कहीं मिल के वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, और जमेगा। जैसे फेफड़े में जम गया तो फेफड़े में अगर सीमेंट का बारीक बारीक कण जाके धीरे धीरे से जम रहा है, फेफड़े को जाम कर देगा ना। फेफड़ा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा फेफड़ा और कड़क हो जाएगा ना सीमेंट के जमने से, तो वो नुकसान है। तो सीमेंट भी ज़रूरी है बनाना, नहीं सीमेंट रहेगा तो घर कैसे बनेगा, या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कैसे होगा। तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि भाई कैसे हम श्रमिकों का स्वास्थ्य भी सही रखें और सीमेंट भी बने, ठीक है, काम भी हो और दुष्प्रभाव भी न पड़े। ये होता है रिसर्च का मुद्दा। अगला है पर्यावरण के जन चेतना कार्यक्रम में निजी राजकीय संस्थाओं की भूमिका। अगला शोध का टॉपिक हो सकता है कि परिवहन प्रदूषण को रोकने में
पर्यावरण कानून की प्रभावी क्षमता, मतलब पर्यावरण की जो प्रभावी, मतलब जो कानून लाया गया है परिवहन प्रदूषण को रोकने के लिए, उसकी प्रभावी क्षमता क्या है, मतलब जो कानून है क्या उस कानून कारगर है जिससे परिवहन प्रदूषण रोका जा सकता है। तो इस पर भी शोध किया जा सकता है। एक शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाजार में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा, ध्वनि प्रदूषण किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में कितना हो रहा है उसकी मात्रा, उस पर भी शोध किया जा सकता है और शोध करके रिजल्ट निकाला जा सकता है क्या क्या चीज़ें करें तो ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी स्थिति प्रतिवेदन या पर्यावरणीय स्थिति अध्ययन किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी स्थिति प्रतिवेदन या इसी का दूसरा नाम है पर्यावरणीय स्थिति, इसका अध्ययन जो होता है वो किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, किसी नए कार्य हेतु अपेक्षित सुविधाएं या कठिनाई का समस्त स्थिति का अध्ययन का अभिलेख, अभिलेख मतलब लिखा हुआ चीज़। ठीक है, तो मतलब किसी भी नए कार्य हेतु कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है मिल रही है या क्या क्या कठिनाई आएगी, उन सब चीज़ों का एक लिखित रूप हो जाए, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी स्थिति प्रतिवेदन या पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय जन जागृति कार्यक्रम क्या है। पर्यावरणीय जन जागृति, जन जागृति मतलब लोगों को जागरूक करना, और किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने का क्या कार्यक्रम है, देखिए क्या कार्यक्रम है ये देखते हैं। पहला है छात्र छात्राओं समाज जनसाधारण में पर्यावरण एवं पर्यावरण सिद्धांतों की जानकारी देना। ठीक, छात्र छात्राओं को, समाज को, जनसाधारण में पर्यावरण एवं पर्यावरणीय सिद्धांत की जानकारी देना है। ठीक है, सबको जानकारी देना है कि पर्यावरण का क्या सिद्धांत है, कैसे क्या है, मैंने कैसे करना है। मिला जुला के मैंने पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है, कोई भी जानकारी दें, लेकिन उसमें ये मोटो होना चाहिए पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित तो जनजीवन सुरक्षित। अगला पॉइंट है पर्यावरण असंतुलन के मुख्य कारणों की स्थिति से अवगत कराना। पर्यावरण से जो असंतुलन है उनके जो मुख्य कारण है उनसे लोगों को अवगत करा देना भाई ये काम से पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, अगर ये काम नहीं रुका तो फिर पर्यावरण में एक टाइम इतना ज़्यादा असंतुलन होगा कि जीना दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, अगला है युवा शक्ति को पर्यावरण सुधार की ओर अग्रसित करना, मतलब जो युवा शक्ति है, जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उन लोगों को पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बारे में उनको अवगत कराना कि भाई ये पर्यावरण में कुछ भी दिक्कत हुआ, प्रदूषण हुआ तो फिर सब लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, तो युवा शक्ति को पर्यावरण सुधार के लिए अग्रसर करना, लोग अग्रसर रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और आगे आगे रहेंगे तो सब लोग उनका, और पीछे से उनका लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको अग्रसर करना। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के महत्व की जानकारी देना, मतलब पर्यावरण का जो संरक्षण करना है, बचाना है पर्यावरण को, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना है। ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं तो पर्यावरण बच सकता है। ठीक है, मतलब बचने का मतलब जो है वहाँ पे बहुत कम प्रदूषण होगा और वहाँ के का जो रिसोर्स है ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, अगला है पॉइंट प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोगों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट प्रदर्शनी वगैरह लगा के पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है पर्यावरण के आधार पर पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा गया है। ये पर्यावरण के आधार पर विश्व को कितने भागों में बांटा गया। देखिए क्या है, पर्यावरण के आधार पर बांटा गया क्षेत्र, पहला है उष्णकटिबंध प्रदेश। ठीक है, उष्णकटिबंध प्रदेश, फिर समशीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश और आर्कटिक प्रदेश। ये चारों जो है ना, ये पर्यावरण के आधार पर डिवाइड किया गया है। उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, आर्कटिक, ये चार पर्यावरण के आधार पर चारों जगह पे चार टाइप का पर्यावरण मिलेगा। आप इसके अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं का वृक्ष ऐसे तिकोना टाइप में मिलेगा, तो वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से वो ऐसा है। कहीं का देखेंगे बड़े बड़े पत्ते वाला वृक्ष मिलेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है ना वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वहाँ का जो प्रकृति है उस हिसाब से ढली हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या है, वहाँ के जीव जंतु वैसे ही मिलेंगे जो वहाँ के माहौल में जी सकें। जैसे ऊँट है, रेगिस्तान में ऊँट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऊँट की प्रकृति है वो कम पानी पीता है और रेगिस्तान में पानी की कमी है, तो हम वैसे ही लोग ही जी पाएंगे ना। जो पानी पीता हो दिन में 10 लीटर, वो रेगिस्तान में जाकर जी पाएगा, 2 दिन 4 दिन के बाद उसकी स्थिति खराब होने लगेगी। ठीक है, तो पर्यावरण के हिसाब से वहाँ के जीव जंतु भी होते हैं, वहाँ के हिसाब से वैसे ही लोग वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेड़ पौधों में भी होता है कि पर्यावरण के हिसाब से उनका पेड़ पौधा भी वैसे होता है। ठीक है, जैसे बर्फीले इलाकों में देखेंगे वहाँ का पेड़ पौधे जो ऐसे नुकीले टाइप में होते हैं,
ताकि उस पर बर्फ़ पड़े तो ऐसे स्लिप करके नीचे निकल जाए। ठीक है, तो सब चीज़ें वहाँ के हिसाब से ही वहाँ पर्यावरण जो है उसी हिसाब से वहाँ की चीज़ें भी व्यवस्थित है, संतुलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा तथा प्राणी विज्ञान में क्या संबंध है? प्राणी विज्ञान और पर्यावरण दोनों में क्या संबंध है? जिस प्रदेश में जैसा पर्यावरण होगा वहाँ वैसे ही प्राणी अधिक पाए जाएंगे। अभी बताया आपको ना, जिस प्रदेश में जैसा पर्यावरण होगा वहाँ पे प्राणी वैसा ही पाया जाएगा। जैसे रेगिस्तान में ऊँट अधिक पाए जाते हैं, मतलब रेगिस्तान में ऊँट अधिक क्यों पाया जा रहा है? रेगिस्तान में पानी कम है और ऊँट को पानी कम चाहिए, तो वहाँ पे। और रेगिस्तान में दूसरा चीज़ है कि वहाँ बालू वाली ज़मीन है, तो बालू वाली ज़मीन में हम लोग चल नहीं पाएंगे, पैर धंसने लगेगा अंदर, लेकिन ऊँट उस पर दौड़ता है क्योंकि उनका पैर का बनावट कुछ अलग तरीके से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान में क्या संबंध है? पर्यावरण और स्वास्थ्य विज्ञान दोनों में क्या संबंध है? जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ के लोग ज़्यादा बीमार होंगे। देखिए, पर्यावरण जहाँ का खराब होगा, पर्यावरण जहाँ का प्रदूषित होगा, वहाँ के लोग अक्सर बीमार रहेंगे, कोई एनर्जी नहीं रहेगा, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी होते रहेगी। ठीक है, तो ये है दोनों में संबंध। तो पर्यावरण अच्छा रखेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 28, पर्यावरण तथा कृषि विज्ञान में क्या संबंध है? कृषि विज्ञान और पर्यावरण में क्या संबंध है? पर्यावरण के आधार पर ही वहाँ की कृषि होगी, मतलब जहाँ के पर्यावरण जैसा होगा कृषि भी उसी हिसाब से होगी। यानी कि हर जगह एक ही खेती कर रहे हैं तो नहीं होगा पॉसिबल। जैसे कश्मीर में सेब होता है, आप यहाँ लगा दीजिए अपने घर पे सेब, पता चला पहले तो पेड़ ही नहीं हो पाएगा, अगर कहीं गलती से पेड़ हो भी गया तो उसमें फल नहीं लगेगा, कहीं गलती से फल लग भी गया तो पता चला एक आध फल लगा, वो भी मतलब कोई कायदे का नहीं। ठीक है, तो उसके पर्यावरण, उसका जो पर्यावरण है वो सेब के लिए वो कश्मीर में ज़्यादा है, शिमला में ज़्यादा है। तो जहाँ पे जिस चीज़ों की पर्यावरण है, जैसा पर्यावरण है वहाँ पे वही साइड टाइप का कृषि हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे धान की खेती ज़्यादा होती है तो पता चला कहीं गेहूँ की ज़्यादा होती है। जैसे पंजाब हरियाणा में देख लीजिए गेहूँ की फसल कई बार कटती है, लेकिन यही बंगाल साइड में देख लीजिए वहाँ धान की फसल ज़्यादा कटती है। एक साल में 2-2 3-3 बार लोग धान उधर बोते हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा में धान हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ का पर्यावरण उस हिसाब से है। ठीक है, तो जहाँ पे जिस हिसाब से है उसी हिसाब का खेती होना चाहिए। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद ये आपके सामने आ गया हमारे चैनल का लिंक और नीचे आ गया टेलीग्राम का लिंक। इस टेलीग्राम के लिंक से जो t.me करके है, ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे स्टडी मटेरियल ये जो PDF है वो ले सकते हैं, या वहाँ पे सब सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। किसी टॉपिक को अगर पढ़ना है विस्तृत रूप से तो वहाँ का PDF और उसी PDF का जो वीडियो है उसका लिंक भी दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। ये सब आपकी सुविधा के लिए दिया गया है। फेसबुक का पेज है, फेसबुक पेज पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, और जितना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हम उतना ही आप लोग के लिए ये और वीडियो बनाएंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दें आप लोगों को कि ये जो है सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और बचा है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद ये सब्जेक्ट, ये जो पेपर 4 है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन का, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन टाइप का चीज़ें, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग उसको फिर मैंने आप लोग के लिए ये सब बनाएंगे। ठीक है, होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।